मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। देश के राजा नरेंद्र मोदी, उनका राजमहल जो 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं, उनका राजमहल जो लाखों के चश्मे लगाते हैं, उनका राजमहल जिनके घर में 300 करोड़ की कालीन पड़ी है। दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। कोई शीश महल दिखाने जा रहा है तो कोई कह रहा है कि हम भी प्रधानमंत्री की गरीबी और उनकी सामान्य जीवन शैली देखना चाहते हैं। उनका राजमहल देखने के लिए कल चलेंगे हम लोग, पहले मुख्यमंत्री आवास और फिर उसके बाद राजा का राजमहल देखने चलेंगे। किसी ने मुख्यमंत्री को ही जेल में डाल दिया तो किसी ने दूसरे पूरी पार्टी को गालीबाजों की फौज बता दिया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। दिल्ली का चुनाव कमाल का होने जा रहा है और मिल्कीपुर अयोध्या की वो सीट जिसमें भगवान राम का आशीर्वाद बीजेपी को नहीं, अखिलेश यादव के पीडीए को मिल गया। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। और इस सब के बीच चुनाव आयोग का खेल, आज की वीडियो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो दिल्ली में बैठकर केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया कि दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव और दक्षिण भारत के एक चुनाव एक साथ 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को उनकी काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। ऐलान करने के बाद से दिल्ली में राजनीति तेज हो गई। दिल्ली वह राज्य जो पूरा राज्य भी नहीं है, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, मगर वहां चुनाव होता है। और देश में 2014 में आंधी तूफान और सुनामी कुछ भी लेकर के आए नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को रोक नहीं पाए और 3 बार उनकी नाक के नीचे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल रहे। यह एक नायाब स्थिति है देश की राजनीति में। इस बीच नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में कई जगहों पर इतिहास रचा, कई जगहों पर चुनाव लड़े, जीते, नहीं भी जहां जीत पाए खरीद के, तोड़ के, इधर से उधर करके सरकार तो अपनी बना ली। क्या जम्मू कश्मीर, क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तराखंड, कहां नहीं बजा मोदी का डंका, दिल्ली में नहीं बज पाया। क्या वजह है दिल्ली के वोटरों की? क्या वजह है आम आदमी पार्टी के राजनीति की? और वो कौन सी सियासत है जिसको अब बीजेपी अपने राह के रोड़े से हटाना चाहती है? तो दिल्ली के साथ साथ जब वोट डाले जाएंगे मिल्कीपुर का, मिल्कीपुर याद है कि भूल गए? मिल्कीपुर अयोध्या की वह विधानसभा सीट है जहां से विधायक चुने गए थे 2022 में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद पासी। और अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के नायाब सामाजिक न्याय के प्रयोग को करते हुए एक सामान्य सीट यानी फैजाबाद के लोकसभा सीट जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है, उस सामान्य सीट पर एक दलित परिवार से आने वाले पुराने समाजवादी नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी फैजाबाद हार गई। जहां मंदिर बनवाई, जहां इतना प्रचार किया, जिसने अपना सिंबल बनाया, वहीं बीजेपी हार गई। उन्होंने जो विधायकी से इस्तीफा दिया, मिल्कीपुर की सीट खाली हुई। कोई कानूनी दाव पेच बताकर मिल्कीपुर पर चुनाव ही नहीं करवाया गया। 10 विधानसभाओं पर एक साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, लेकिन 9 पर उपचुनाव हुए, जिसमें कुंदरकी और मीरापुर भी है, जिस पर अलग से आपसे बात करूंगा और बहुत जरूरी बातें करूंगा। क्यों उसके वजह से संभल आया? ये बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ी साजिश है, लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डालने की साजिश। लेकिन हां, अब जो है मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली विधानसभा के साथ 5 तारीख को मिल्कीपुर में भी वोट डाले जाएंगे। क्या हुआ उस मामले का? क्यों नहीं कराया गया था 9 विधानसभाओं के उपचुनावों के साथ मिल्कीपुर का चुनाव? कहीं इस बात का डर नहीं था
कि एक ही साल में 2 बार अयोध्या हार न जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ, अपने पीडीए के परचम के साथ, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति और शासन प्रशासन के दुरुपयोग दोनों से लोहा लेने का मन बना चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस सब के बीच चुनाव आयोग कैसे चुनाव करा पाता है। क्या कुंदरकी ही दोहराया जाएगा या मिल्कीपुर में निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी 3 बार चुनाव जीत चुकी है और वो भी पहली बार छोड़ दें तो दूसरी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है। और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक मुकदमे में जेल भेज दिया गया, उनके उप मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया गया, उनके कई मंत्रियों को जेल में भेज दिया गया, उनके कई मंत्रियों पर ईडी सीबीआई की जांच और रेड पड़ी तो कई ने पार्टी बदल ली, इस्तीफा दे दिया, कई ने दूसरी राह चुन ली, कई तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सदस्य हैं लेकिन काम वो भारतीय जनता पार्टी का करती हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर इतने तरह के दृश्य राजनीति के देखने पड़े, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी एक जगह बना रखी थी। शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, फ्री बिजली फ्री पानी का सवाल हो, रेवड़ी बांटने का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऊपर ही दिया। लेकिन बाद में यह पाया गया कि उससे बड़ी बड़ी और महंगी रेवड़ियां भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में बांटना शुरू कर देती है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज रेवड़ी है कि आशीर्वाद है कि मुक्ति का, मोक्ष का अमृत है, यह भी देश को तय करना बाकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल बनी हुई है। दिल्ली के लोग यह बात कबूल करते हैं कि हां, आम आदमी पार्टी में कुछ बातें तो ऐसी हैं जो उनकी पसंद आती हैं। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशों के बाद इस बार मानती है कि सबसे सुनहरा मौका है, वो आम आदमी पार्टी को हरा सकते हैं। 6-7% वोट का फासला है, इसलिए प्रधानमंत्री भी अभियान पर लग चुके हैं। आम आदमी पार्टी के शॉर्ट फॉर्म आप को दा से जोड़ करके पहले ही भाषण में उन्होंने आपदा घोषित कर दिया अपने चुनावी प्रतिद्वंदी पार्टी को। यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। ये वही दिल्ली है जिसमें कभी गृह मंत्री अमित शाह गलियों में पर्चे बांटते पाए गए तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहीन बाग को करंट देते हुए सुनाई दिए। कई तरह के दौर दिल्ली ने देखे, दंगों में झुलसी दिल्ली, मुश्किलों में घिरी दिल्ली, दम घुटती हुई दिल्ली, गंगा यमुना साफ हुई कि नहीं, इस सवालों के बीच घिरी दिल्ली को एक और मौका हाथ लगा, शराब घोटाले से लेकर शीश महल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले भाषण में यह बोलते हुए सुनाई दिए कि देखो, हमने तो कभी घर नहीं बनवाया, मैंने करोड़ों बेघरों का घर बनवाया, लेकिन पता चला कि यहां के मुख्यमंत्री ने अपना शीश महल बनवाया। और आज जब मैं और आपसे बात कर रहा हूं तो वो शीश महल चूंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के गृह मंत्रालय के अंडर में चला गया, तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज चले गए कि जरा मीडिया को लेकर हम आए हैं, दिखाओ मुख्यमंत्री के शीश महल में कहां लगा है स्विमिंग पूल, कहां है सोने की टॉयलेट, कहां है वो पर्दे, कहां है वो सारी चीजें जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया। करोड़ों करोड़ रुपए का शीश महल बना है और पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गाड़ी घुमा ली, उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री का घर भी देखेंगे, जरा देखें कि वहां कुर्सी, बैंकेट, उसके बाद जो है कालीन, पर्दे, इन सब की कीमत क्या है। 8000 करोड़ का हवाई जहाज, 800 करोड़ की गाड़ी और तमाम तरह के आरोप सोशल मीडिया पर लगते रहे हैं। दिल्ली एक नायाब राजनीति के मोड़ पर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर वो दिल्ली में बीजेपी को नहीं जितवा पाए तो फिर होगा क्या। इसलिए पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। वो सवाल पूछ रहे हैं यमुना साफ होने की जिन्होंने आज तक गंगा साफ होने का कोई श्वेत पत्र देश को नहीं बताया। वो पूछ रहे हैं शराब घोटाले पर जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का आज तक जवाब नहीं दिया कि चंदा किससे, बीफ कंपनियों से लिया या वैक्सीन फर्जी बनाने वाली कंपनी से ले लिया था।
वो सवाल पूछ रहे हैं शीश महल का, जिन्होंने देश में जितने जिले नहीं उतना भारतीय जनता पार्टी के 3 स्टार 4 स्टार करोड़ों के ऑफिस बनवा दिए। नोटबंदी का पैसा कहां गया कि जीएसटी का पैसा कहां गया? रेवड़ी बैठने का सवाल वो करते हैं जब चुनाव आता है। तो जम्मू कश्मीर में जाकर के अमित शाह कह रहे थे फ्री में सिलेंडर बांटेंगे, तो कभी कहीं और चुनाव होता है तो कहते हैं कि हम महिलाओं को लाडली पहना तो ये देंगे वो देंगे। वो सारी बिजली और पानी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कहीं मुफ्त नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोगों को भड़का रहे हैं कि अब ये बंद हो जाएगा। उस नायाब चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट से नाम काटने का एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी ने। जब चुनाव आयुक्त अपनी चुनाव की घोषणा कर रहे थे तो कई तरह के इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवालों का जिक्र तो करते हैं चुनाव आयुक्त। कहते हैं कि ईवीएम पर लोग सवाल उठाते हैं, जब खुद जीत जाते हैं तो नहीं उठाते हैं। अरे भाई, यही तो गृह मंत्री अमित शाह भी बोल रहे हैं, यही भाजपा ही बोलते हैं, यही ईवीएम के सत्ता पाने वाले लोग बोलते हैं। फिर ये ईवीएम जिन देशों ने बनाई वो क्यों अपने यहां नहीं चलाती? ईवीएम से घोटाले की बात जब आती है तो उसका फेवर बीजेपी क्यों करती? ये बीजेपी 2009 में चुनाव हारने के बाद ईवीएम को क्यों दोष दे रही थी? इसका कोई ठोस जवाब वो नहीं देते हैं। जब सवाल उठता है कि वोटर लिस्ट से नाम काटा गया तो बड़ी लंबी उसकी प्रक्रिया है कि कितना अच्छे से हम नाम जोड़ते हैं, नाम काटते हैं, ये बताते गए। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दे करके कहा कि देखिए फला बूथ पर फला लोगों के नाम काटे गए हैं और ये सारे नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर काटे गए हैं, इसका जवाब एक बार भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे शायरों के शायर, महाशायर राजीव कुमार नहीं दे पाए। लेकिन अपने मिजाज के मुताबिक जब जब कठिन सवाल आया, जब जब जरूरी सवाल आया, कोई न कोई ऐसा शेर लड़खड़ाते हुए राजीव कुमार की जबान से पूरे देश के सामने लहराया। यह है चुनाव आयोग की गंभीरता। कल्पना करिए, यही अखिलेश यादव 2022 में कहते रहे कि हमारे लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। चुनाव आयोग ने कहा सबूत दीजिए। समाजवादी पार्टी ने 18,000 सबूत एफिडेविट के साथ दिए। आज तक चुनाव आयोग ने उसका कुछ नहीं किया, कभी बताया तक नहीं कि हुआ क्या। वहां लोग प्रदर्शन करते हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, और वोटर लिस्ट में मर गया हूं। अब दिल्ली में क्या इस खेल से होगा? यही सवाल महाराष्ट्र में भी उठाया गया। आज भी आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां लोग आमतौर पर सार्वजनिक तौर पर यह बात कहते हुए पाए जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, आरएसएस अपने लोगों के जरिए कभी मशीन का इस्तेमाल करती है, हर जगह नहीं करती, जहां उन्हें पता होता है। भाई, इतना भी मूर्ख कोई नहीं होता कि सब चुनाव आप ही जीत जाओगे तो जनता विद्रोह में नहीं उतर जाएगी। किसको मूर्ख समझते हैं? लेकिन चुनाव आयोग बार डायग्राम बनाकर दिखाता है कि देखो अलग अलग पार्टियां अलग अलग वक्त में चुनाव जीतती रही, लेकिन हर मुश्किल चुनाव बीजेपी जीतती है। और इस बार दिल्ली में उसका पेच फंसा हुआ है। इस बार दिल्ली में पता ही नहीं चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ज्यादा घेर रही है जलेबी बनाकर कि बीजेपी। और ऐसे में चुनाव आयोग की जलेबी बिना चीनी और बिना गुड़ के पूरे देश के सामने एक उम्मीद बनकर के खड़ी हो गई। लो शायरी, लो कविताएं। और वहां पूछा गया कि भाई, वहां का भाजपा का रमेश बिधूड़ी जैसा एक नेता संसद में जो कठमुल्ला और कटुए कहकर के गाली देता है पूरे देश के मुसलमानों को। कल्पना करिए, एक मुसलमान खड़े होकर के, चुना हुआ सांसद उनके सामने खड़ा हुआ तो इस रमेश बिधूड़ी ने उसको क्या क्या गाली दी। ये मानसिकता है इस देश के मुसलमानों को लेकर। वो कहता है कि प्रियंका गांधी के गाल की तरह सड़क बना देंगे। इतिहास में टीएन सेशन बाद में याद किए जाएंगे। राजीव कुमार पहले चुनाव आयुक्त देश के होंगे जो ये बताएंगे कि लोकतंत्र की बर्बादी का जब ठेका लिया गया तो सबसे महंगा और सबसे बड़ा ठेका चुनाव आयोग ने लिया। आपकी साख दांव पर चली गई, आपकी विश्वसनीयता चली गई, और आप शायरी सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, व्यंग करते हैं, ठोस जवाब नहीं देते। आपसे कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं और आप प्रोसीजर बता रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बताते कि जो आरोप लगाए गए, देखो इनका नाम काटने का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया, लेकिन देखो इनका नाम वोटर लिस्ट में है। देखो समाजवादी पार्टी ने इतने लोगों के नाम काटने का 18,000 लोगों का सबूत दिया। देखो ये 18,000 लोग वोट डाले हैं 2022 में,
और नहीं डाले तो मानो ना कि तुमने वोट काटा। इसका जवाब इस तरह से होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के पास एक अलग तरह की शायरी उसके लिए थी। दे मारा शायरी उन्होंने। मुशायरे का माहौल था, गदगद पत्रकार थे जिन्होंने कठिन सवाल भी नहीं पूछे। वो तो भला हो, एक एएनआई के आखिरी में एक सवाल पूछ दिया, रिटायरमेंट के बाद का प्लान क्या है। तो ये सवाल पूछने का है कोई? क्या देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से किसी ने पूछा था कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? मोदी जी उनके घर जाकर के त्योहार मनाने ही लगे थे, वो मीठा मीठा बोलने ही लगे थे, इंटरव्यू में ए टू जेड को बेल देने की बात कहने ही लगे थे, और रिटायर होने के बाद एक अच्छा सा पद पा ही गए। दिल्ली में चमचमाते बंगले में रहेंगे। उन सब का अपना अपना एक छोटा छोटा शीश महल होगा। लेकिन चुनाव आयुक्त याद किया जाएगा कि लोकतंत्र को गड्ढा खोद करके दफन करने में जब किसी का नाम सबसे ऊपर होगा तो उसमें चुनाव आयुक्त का नाम जरूर शामिल होगा। और इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक ये बातें अगर अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचाइए। जागरूकता ही बचाव है। जागिए इससे पहले कि जागने लायक ही न बचे। बहुत बहुत धन्यवाद।